अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि कल तक हमारा लास्ट टॉपिक चला हुआ था फ़िज़िक्स के हिसाब से, तो हमने पढ़ा हुआ था एसआई सिस्टम के बारे में। आज हम उसके बाद एसआई के बाद अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ मास के बारे में और स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में। लेंथ हम किसे कहते हैं, लेंथ में क्यों हमें ज़रूरत पड़ी थी फ़िज़िक्स में लेंथ को पढ़ने की। तो वैसे तो हम देखें लेंथ की कोई फ़िज़िक्स में या हमारी डेली लाइफ में वैल्यू कम से कम लोग देते हैं, मगर इसका जानना बहुत ज़रूरी है। वो हम क्यों स्टडी करते हैं, आज हमें लेंथ के बारे में पता चलेगा। तो कल मैंने 7 बेसिक एसआई यूनिट्स लिए हुए थे, जिसमें मैंने बात की हुई थी स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में, या सिंपल हम लेंथ कहते हैं, मास कहते हैं, टाइम कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनामिक एंड टेम्परेचर। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ थी। तो उन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ में जो बिसाइड्स देम दीज आर दी मोस्ट एंड वैल्यूएबल क्वांटिटीज़, तो ये बहुत वैल्यूएबल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के मुतालिक। लेंथ का जो हम एसआई यूनिट्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं मीटर, ठीक है। इसको हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल एम से। लेंथ को हम शो करते हैं स्मॉल एम से। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ की जब हम बात करते हैं तो बिफोर 1960 लेंथ को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया हुआ था। लेंथ को उन्होंने एक मीटर रॉड बनाई हुई थी, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ था बिफोर 1960 क्या हुआ था, उन्होंने एक सिस्टम के हवाले से उन्होंने एक रॉड बनाई हुई थी, मीटर रॉड। और वो जो मीटर रॉड बनाई हुई थी वो उन्होंने बनाई हुई थी 2 एलिमेंट्स की। और वो 2 एलिमेंट्स कौन से थे, उनमें से एक था हमारा प्लैटिनम और एक उसमें इस्तेमाल किया गया हुआ था वो था इरेडियम। तो इसकी हम जो डेफिनेशन लिखते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ लेंथ, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ लेंथ की जब हम बात करते हैं तो इसकी लिखते हैं हम द गैप which is present between 2 points marked on the rod of प्लैटिनम कितना इस्तेमाल किया हुआ था, 90% प्लैटिनम इस्तेमाल हुआ था। और इरेडियम कितना इस्तेमाल किया गया हुआ था, 10%। 90 + 10 = 100%। बिफोर 1960 ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो हमने बात की हुई है बिफोर 1960 की, जब एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। कौन कौन से एसआई सिस्टम पढ़े, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, या चौथा जो सिस्टम हमने पढ़ा एसआई सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। बिफोर 1960 लेंथ को वो कैसे डिफ़ाइन कर देते थे, वो उन्होंने एक रॉड बनाई हुई थी और वो रॉड बनी हुई थी प्लैटिनम एंड इरेडियम की। अलॉय बार 80 सेंटीग्रेड kept at the International Bureau of Weights and Measurements in पेरिस के शहर में एक उन्होंने रॉड बनाई हुई थी। ये थी वो रॉड, 2 पॉइंट्स में उन्होंने इस रॉड को मार्क किया गया हुआ था। मतलब फ़र्ज़ कर लें ये रॉड 100% मार्क्ड है,
ठीक है, फर्ज कर लें ईच लाइन इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर, और इस पे जो ये लाइंस मार्क्ड की गई हुई थी वो थी 100। मतलब मेरे कहने का 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर के, और 1 मीटर में 3.3 कितने होते हैं, फीट होते हैं। अब ये देखें 100 सेंटीमीटर CGS सिस्टम से हो गया, ये देखें 1 मीटर MK सिस्टम से हो गया, 3.3 फीट ये कौन सा सिस्टम हो गया, FPS सिस्टम के। कोई मसला नहीं था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रॉड थी। आखिरकार इस रॉड को या इस कॉन्सेप्ट को गलत करने की वजह क्या थी, वो ये वजह थी कि इन्होंने जो ये रॉड बनाई हुई थी वो बनी हुई थी अलॉय की। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि यह जो रॉड बनी हुई थी ये बनी हुई थी इम्प्योर मटेरियल की। या तो प्योरीफाई होती, मतलब या तो यह सिर्फ प्लैटिनम की बनी होती, या फिर ये बनी हुई होती किस चीज़ की, इरेडियम की। मगर उन्होंने 90% प्लैटिनम इस्तेमाल किया हुआ था और 10% इरेडियम इस्तेमाल किया हुआ था, और इन दोनों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं एलॉय का। एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब 2 मिक्सचर्स बन गए, चलो यह भी ठीक था, मगर उन्होंने टेम्परेचर रखा हुआ था 0 सेंटीग्रेड। अब हर जगह पे 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं रहता ना, तो 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता था तो कभी टेम्परेचर माइनस में आ जाता था। तो टेम्परेचर जैसे भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा था तो इसकी लेंथ में चेंजेस आ रही थी। तो इसलिए यह जो कॉन्सेप्ट था वो गलत किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो लेंथ की डेफिनेशन बताई वो क्या बताई, उन्होंने बोला 1 मीटर इज इक्वल टू 165,073.3.73 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट ऑफ क्रिप्टॉन 86 एटम। अब उन्होंने देखा क्रिप्टॉन एटम को, क्रिप्टॉन जो एटम है वो 1 मीटर में कितनी वेवलेंस कवर करता है, वो कवर करा था 1.65 × 10⁻⁶ वेवलेंस। एक्चुअल जो इसका जो टर्म है वो क्या है, 165,0676,3.73 वेवलेंस। इसे कहते हैं लैम्ब्डा, इसे कहा जाता है लैम्ब्डा। लैम्ब्डा वेवलेंथ का मतलब वेवलेंथ का जो हम उसे इंडिकेट जो करते हैं वो करते हैं लैम्ब्डा से, ठीक है। तो उन्होंने बाद में ये देखा ऑरेंज लाइट इमिट कर रहा था, कौन इमिट कर रहा था, क्रिप्टॉन एटम, जिसका एटॉमिक मास हम क्या लेते हैं, वो लेते हैं हम 86। अब क्रिप्टॉन एटम 1 मीटर में कितनी वेवलेंस कवर कर रहा था, वो कवर कर रहा था 1.65 × 10⁻⁶ वेवलेंस। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी मेथड और इसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक नोटेशन। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1.65 × 10⁻, डेसिमल पॉइंट कितना टाइम शिफ्ट हो गई है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी मेथड, ऑर्डिनरी फॉर्म, और इसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। तो हम वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट इमिटेड बाय द क्रिप्टॉन एटम्स 1.65 × 10⁻⁶ इन इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर में क्रिप्टॉन एटम जो था वो ये कॉन्स्टेंटली 1 मीटर में कितनी कर रहा है, वेवलेंस कितनी कवर कर रहा था, वो कर रहा था 1.65 × 10⁻⁶ वेवलेंस। अब ये जो था ना टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, भले टेम्परेचर इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, इसकी वेवलेंथ में कोई भी फ़र्क, कोई भी इशू नहीं होगा। तो इसलिए
इस कॉन्सेप्ट को गलत करके उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की हमने बात की वो हमने ये उठा ली। 1 मीटर आप ये वैल्यू याद कर लें या इज़ इक्वल टू 1.65 इंटू 10⁶ वेवलेंस याद कर लें, दोनों में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मगर ये कौन इमिट कर रहा है? ये कर रहा है क्रिप्टॉन एटम। क्रिप्टॉन एटम 1 मीटर में इतनी वेवलेंस। अब जैसे ही वो वेवलेंथ कवर करता जाएगा ना, जैसे ही वेवलेंथ कवर करता जाएगा ये ऑरेंज लाइट को क्या करेगा? ये इमिट करता जाएगा। तो ये जैसे ही इमिट करता जाएगा 1 मीटर में, तो हमने इसे इक्वल ले लिया किसके? 1 मीटर के। क्लियर? अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं, और 1 फीट में 1 फीट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 12 इंचेस के होते हैं, 12 इंचेस के होते हैं। ठीक है ना? 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। उसके बाद मीटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं किलोमीटर्स में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 10 सेंटीमीटर्स मिलकर 1 डेसीमीटर बनाते हैं। उसके बाद माइल्स हम लेते हैं। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। तो याद रख लें 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। ठीक है, अब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 10,000 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ये MKS सिस्टम में हो गया, ये CGS सिस्टम में हो गया। अब आपको फीट में करना होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लें इसको। उसके बाद 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.6 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू R, हम इसे लिख लेते हैं R 1600 मीटर्स भी कहते हैं। ठीक है ना? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मगर अप्रोक्सीमेटली हम 1600 मीटर ही कहते हैं। तो 1 माइल 1600 मीटर के बराबर होता है। तो 1600 मीटर 1.6 भी लिख लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ की। अब लेंथ को हम इसका जो यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन भी याद कर लेनी है, ओल्ड कॉन्सेप्ट भी, और इसकी जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लेंथ की वो अब ये हो गई। सवाल अब ये भी होता है स्टैंडर्ड लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब देखें, स्टैंडर्ड कोई भी पूछ सकता है कि बेटा स्टैंडर्ड आखिर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड एक्चुअली हम कहते हैं जिसमें कोई भी चीज़ चेंज ना हो, इर्रिवर्सिबल कहते हैं। ठीक है ना? या फिर हम कहते हैं इनवेरिएबल कहते हैं। इनवेरिएबल, स्टैंडर्ड मीन्स इनवेरिएबल, जिसमें कोई चेंज ना आए उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है ना? फिज़िक्स में ठीक है ना? अपनी लाइफ में भी देख लें, स्टैंडर्ड लाइफ गुजारें, मतलब हमारी जो लाइफ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इनवेरिएबल हो जाएगी। मगर याद रख लें हमारी लाइफ जो है वो वेरी हो सकती है, कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे आपकी लाइफ जो है ना चेंज हो सकती है। तो अब आप फिज़िक्स के हिसाब से अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए। फिजिक्स में स्टैंडर्ड वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं? टाइम के लिए यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, टाइम के लिए, उसके साथ साथ मास के लिए यूज़ करते हैं, करंट के लिए यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसके लिए हम वर्ड जो है ना वो यूज़ करते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? तो इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ मास को हम कैसे लिखते हैं, तो ये मैं रेस कर लूँ। स्टैंडर्ड ऑफ मास, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास के बारे में। मास का जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम। ये तो आप लोगों ने खुद भी पहचान लिया, मास को हम किन चीज़ में मेजर करते हैं, वो करते हैं किलोग्राम्स में। किसी भी दुकान वाले भाई के पास चले जाएं, उसे बोल देते हैं भाई 1 किलो एप्पल्स देते हैं, 1 किलो चीनी ले लें, 1 किलो आप आटा ले लें, कुछ भी चीज़ ले लें। मगर मास एक्चुअली क्या होता है? मास को हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। सही है ना? क्वांटिटी ऑफ मैटर की हम क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं किस चीज़ में? किलोग्राम्स में। ठीक है,
तो मास को हम कैसे डिफाइन कर देते हैं, अब पेरिस वालों ने ही एक सिलेंडर बना लिया जिसकी हाइट भी 3.9 सेंटीमीटर रख ली और उसके साथ साथ उसकी जो डायामीटर भी है वो भी 3.9 सेंटीमीटर बना लिया। कैसे, इसे हम कहते हैं अ सिलेंडर, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, अ सिलेंडर हैविंग 3.9 सेंटीमीटर इट्स डायमीटर एंड 3.9 सेंटीमीटर इट्स हाइट, 3.9 सेंटीमीटर इट्स हाइट। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में जो आप सिलेंडर्स देखेंगे तो उन सिलेंडर्स की जो डायामीटर होगा वो डायामीटर इतना लंबा होगा, इतना बड़ा होगा, जो हाइट देखेंगे वो आप इतनी छोटी देखेंगे। मगर पेरिस में जो उन्होंने एक सिलेंडर बना लिया, उस सिलेंडर में 3.9 सेंटीमीटर उसकी क्या बना ली, उसका डायामीटर बना लिया और उसके साथ साथ 3.9 सेंटीमीटर उसकी हाइट बना ली। देखिए अब कैसे, इस तरह से ये कुछ बड़ा ही हो गया। आप फर्ज कर सकते हैं कि इसका जो डायामीटर है ये इसको कहते हैं हम डायामीटर, डबल ऑफ रेडियस, डबल ऑफ इट्स रेडियस इज नोन एज 1 डायामीटर। इसे हम कहते हैं डायामीटर। डायामीटर भी कितना है इसका 3.9 सेंटीमीटर और ये इसकी हो गई हाइट, हाइट भी कितनी है 3.9 सेंटीमीटर। मगर इसका जो मास है वो है 1 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओ मेरे ख्याल से अब यह भी हम नहीं कह सकते थे इसमें माइक्रोग्राम्स या नैनोग्राम्स या पिकोग्राम्स का भी डिफरेंस नहीं है, मगर इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 100% इक्वली है। ठीक है ना। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, फ़र्ज़ कर लें मैं एक प्रॉब्लम ही ले लेता हूँ। मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम। ठीक, एग्जांपल, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो इतना किलोग्राम मिला हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें, देखें, कन्वर्ट इट इनटू नैनोग्राम। फर्ज कर लें अब हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नैनोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, तो इससे हम कैसे करेंगे, देखें सॉल्यूशन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मिला हुआ है वो है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है किलो बराबर होता है 1000 ग्राम के, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है ना। ऑर्डिनरी से स्टैंडर्ड में हम इसे कैसे लिखते हैं 10⁻³ ग्राम्स। और यहाँ पे ग्राम जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं नैनोग्राम, और नैनो का जो वैल्यू होता है वो हम लेते हैं नैनो NG, शॉर्टकट में हम इसे NG कर लिखते हैं, और नैनो का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁹ ग्राम्स में। ठीक है, 10⁻⁹। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर लें, देखें ये हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻³ किलो कितने के बराबर है 10⁻⁻3, ये हो गया आपका 10⁻⁻3। और ग्राम डिवाइडेड बाय किस ग्राम से हम कर रहे हैं, नैनो से। नैनो का वैल्यू है 10⁻⁹ के। अब मल्टीप्लिकेशन में हम पावर्स को ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, अगर वो डिपेंड करता है वैल्यू पे, मगर यहाँ पे डिवीजन में हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो ये देखें मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है, -31 से प्लस के 3 हम माइनस करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो होगा -28। इज़ दैट क्लियर। अब यहाँ पे 10⁻⁹ यहाँ पे है, ये जो हम ऊपर शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, अब ये प्लस कैसे हुआ, यहाँ पे कोई भी चीज़ माइनस में होती है
ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं प्लस हो जाती है। डिवीजन में अगर कोई भी चीज़ आपकी प्लस में होती है ऊपर शिफ्ट कर देते हैं माइनस में हो जाती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है ऊपर शिफ्ट करते हैं डिवाइड में होती है ऊपर शिफ्ट करते हैं मल्टीप्लाई हो जाती है। ऊपर मल्टीप्लाई में होती है नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो डिवाइड में हो जाती है। यहाँ पे प्लस में है इक्वल के लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस होगी तो वहाँ पे प्लस हो जाएगी। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में फिज़िक्स में भी वही चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखें -28 से प्लस के 9 हम माइनस करें तो 28 से 9 हम माइनस करेंगे तो 28 से 8 कट गए तो ये 20 हो जाएगा। एक और ऊपर से आप काट लें तो -19 हो जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 9.11 × 10⁻19। ये किस चीज़ में आपका जवाब मिल गया, नैनोग्राम में। देखें इस तरह से हम जो है ना वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। आपको आंसर मिल गया किस चीज़ का, मास ऑफ किसी भी मास को हम अदर किसी भी मास में हम जो कन्वर्ट करते हैं वो इस तरह से कर देते हैं। तो ये मैंने एक जनरल एग्जांपल ले लिया, कोई भी एक न्यूमेरिकल मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना, ये एक न्यूमेरिकल है। तो इससे आपको पता चल गया कि कोई भी किलोग्राम्स का वैल्यू हमने नैनोग्राम में, पिकोग्राम में, फेम्टोग्राम में या कोई भी वैल्यू आपको मिलेगा तो आपको किस चीज़ से एक चीज़ को किसी और क्वांटिटी में कैसे या किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में चेंज जैसे हम करते हैं वो इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से हम करते हैं। कोई भी मसला नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो सिलेंडर के मुतालिक हमने बात की। अ सिलेंडर हैविंग 3.9 सेंटीमीटर इट्स डायमीटर एंड 3.9 सेंटीमीटर इट्स हाइट विच इज़ केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स नियर सेवियर इन पेरिस। पेरिस के शहर में ये एक सिलेंडर रखा हुआ है और इस सिलेंडर का जो मास है वो 100% इक्वल है 1 किलोग्राम के। हमारे यहाँ इतना तो डायामीटर होगा भाई, आप जाके देख लें दुकानों के पास, और इतनी उसकी होगी हाइट। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है 3.9 सेंटीमीटर तकरीबन इतना ही होगा। इसकी जो डायामीटर है वो भी इतना ही होगा सिलेंडर का, और हाइट भी इसकी 3.9 सेंटीमीटर होगा। इतना सिलेंडर बना हुआ है। पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी और कंट्री में आपने देखा होगा डायामीटर बड़ा होगा, हाइट कम होगी। और याद रखना इस बात को, बताना किसी को भी नहीं है, कुछ सीक्रेट बात है। सीक्रेट ये है जो हमारे पास ये जो सिलेंडर्स मौजूद है ना दुकानों के पास, इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। नैनोग्राम का, पिकोग्राम का, फेम्टोग्राम का या ग्राम का फ़र्क ज़रूर है। 1000 ग्राम 100% इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उससे बड़ा हम जो यूनिट लेते हैं वो हम लेते हैं क्वांटल, ये याद रखना। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। उससे बड़ा जो हम यूनिट लेते हैं वो हम लेते हैं 1 क्विंटल। 1 क्विंटल, और 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम्स होते हैं, 100 किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब क्विंटल से भी एक और बड़ा यूनिट है, वो होता है मैट्रिक टन। वो होता है टन का। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं और 10 क्या होते हैं उसमें, क्वांटल्स होते हैं, ठीक है। सबसे जो बड़े से बड़ा यूनिट निकला वो निकला मैट्रिक टन का। 1 मैट्रिक टन में 1000 किलोग्राम या 10 क्वांटल होते हैं। 1 क्वांटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, सही है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ मास, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ भी। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में। आखिरी टाइम क्या है भाई, टाइम सोच भी तो आप रहे होंगे। टाइम आखिर क्या होता है ये टाइम? वक्त गुज़र जाएगा, हम उधर के उधर ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वक्त के साथ साथ हमारी भी चेंजेस आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप अभी बच्चे हैं तो कल आपका टाइम आएगा, अपना वक्त भी आएगा, कभी हम भी राज करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में। टाइम का जो हम यूनिट लिखते हैं वो हम लिखते हैं सेकंड। टाइम इज़ बेस्ड ऑन दी नेचुरल फेनोमेना। It is based on the natural phenomena that repeats itself। अब ये नेचुरल फेनोमेना पे डिपेंड करता है। जो कोई भी चीज़ रिपीट हो
रिपीटेशन दिखा है हमें, रिपीट आप समझ रहे हैं, मतलब खुद ब खुद वो क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। तो बिफोर 1960 टाइम को कैसे डिफाइन किया गया हुआ था, 1 सेकंड इज इक्वल टू, पहले 1960 से पहले 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया था, 1 सेकंड इज इक्वल टू द 1/86,400th पार्ट ऑफ मीन सोलर डे, मीन सोलर डे। 1 सेकंड, एक सेकंड को 1/86,400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे माना जाता था। मगर मेरा मतलब ये कि एक सारे दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं और एक सेकंड को इसका हिस्सा समझा जाता था। मगर बाद में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आई टाइम की, वो क्या आई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इन्होंने सीजियम एटम के बारे में बात की। सीजियम एटम जिसका एटॉमिक मास है 133। सीजियम एटम वाइब्रेशंस पता है आपको कितनी कवर करता है एक सेकंड में, 1 सेकंड में 9192631770 साइकिल्स कंप्लीटेड इन अ सेकंड। एवरी एंड ईच सेकंड में जो सीजियम एटम में इतनी वाइब्रेशंस कवर कर देता है। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 9 × 10⁻⁹ वाइब्रेशंस भी कहा जाता है या साइकिल्स भी कहा जाता है एक सेकंड में। हर एक सेकंड में सीजियम एटम इतनी वाइब्रेशंस कवर कर देता है 9192631770, मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया। एवरी एंड ईच सेकंड, जैसे एक सेकंड गुजर रहा है, हर एक सेकंड में जो सीजियम एटम है इतनी वाइब्रेशंस, इतनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ में क्रिप्टॉन एटम की बात की, वैसे ही हम इसमें हम 9192631770 में इसमें हम बात करते हैं सीजियम एटम की। इसके साथ साथ आपने आज स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ मास और स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।